राधे राधे प्रिय दर्शकों। 60 वर्षीय मोहनलाल जी जब किराने की दुकान से अपने घर की तरफ आए, दरवाजे पर व्हील चेयर पर बैठी हुई उनकी पत्नी उनका इंतजार ही कर रही थी। अपने पति को देखकर उनके चेहरे खिल गए। मोहनलाल जी अपने पत्नी की व्हील चेयर गाड़ी को अपने दोनों हाथों से संभालते हुए अंदर लेकर आए और कहने लगे, मोहित की माँ, तुम तो ऐसे दरवाजे पर मेरा इंतजार करती हो जैसे कोई छोटा बच्चा हो। आखिर मैं घर आऊंगा तो क्या बाहर ही रह जाऊंगा? तुम दरवाजे पर नहीं होगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। मोहनलाल जी की पत्नी अपने पति की यह बातें सुनकर कहती हैं, छोड़ो भीना, अब ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? मन नहीं लग रहा था घर के अंदर तो बाहर ही खड़ी थी। मोहनलाल जी की शादी को 10 साल हो चुके थे। इन दिनों में भगवान ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी दिया था। बड़ी बेटी 7 साल की थी और बेटा 3 साल का था। मोहनलाल जी की पत्नी की एक दिन अचानक से रात को तबीयत खराब हो जाती है। उनके दोनों पैरों को लकवा मार जाता है। मोहनलाल जी के पास जितनी आमदनी थी, जितने पैसे थे, उन्होंने पूरी कोशिश किया। जहाँ जहाँ लोगों ने बताया अपनी पत्नी के इलाज के लिए वहाँ लेकर गए, लेकिन वह अपनी पत्नी को वापस दोनों पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए। उनकी पत्नी अब व्हील चेयर पर आ चुकी थी। छोटा बच्चा मोहित सिर्फ 3 साल का था, इसीलिए मोहनलाल जी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। वैसे मोहनलाल जी की पत्नी व्हील चेयर पर होते हुए भी जब मोहनलाल जी दुकान चले जाते थे, किराने पर बैठते थे, तो उनकी पत्नी घर के काम करने की कोशिश करती थी ताकि उनके पति को ज्यादा तकलीफ ना हो। मोहनलाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी को व्हील चेयर में होने के बाद भी कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने कभी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि तुम आज अपाहिज हो गई हो और घर गृहस्थी बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। वह अपनी पत्नी को हमेशा साहस और धैर्य के साथ जीने की हिम्मत दिया करते थे। उनसे यही कहते कि तुम व्हील चेयर में ही सही, लेकिन तुम हमारे बीच तो हो, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। मोहनलाल जी अपनी पत्नी और बच्चों की खूब सेवा करते। कभी उन्होंने अपनी पत्नी को बोझ नहीं समझा। समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े होने लगे थे। मोहनलाल जी की बेटी अब 18 साल से ऊपर हो चुकी थी। मोहनलाल जी अपनी बेटी के लिए अच्छा घर और बर ढूंढने लगे थे। यही मोहित भी अब बड़ा हो चुका था। मोहनलाल जी ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ मोहित भी जवान हो गया। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक अच्छे परिवार में लड़की देखना शुरू कर दिया। मोहनलाल जी की पत्नी का कहना था कि मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब खानदान की लड़की से करूंगा। गरीब घर की लड़कियां आती हैं तो रिश्तों को अच्छे से संभाल लेती हैं। कोई अमीर लड़की आएगी तो हमारे घर के काम नहीं करेगी। मोहनलाल जी की पत्नी के इच्छा अनुसार ही एक गरीब घर की संस्कारी और सुशील लड़की के साथ मोहित की माँ को ये भी खुशियां नसीब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मोहित की माँ अपने दोनों बच्चों का शादी उनकी गृहस्थी बसाने के लिए ही जिंदा थी। 4 महीने बीते ही थे कि मोहित की माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। मोहित के पिताजी अपने दोनों बच्चों यानी बेटी और मोहित से भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपने बेटा बेटी दोनों को ही अपने हाथों से नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, टिफिन बनाना। पत्नी के व्हील चेयर पर आने के बाद एक माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाते थे। मोहनलाल जी की पत्नी जब इस दुनिया से चली गई, वह बहुत उदास और दुखी हो गए। मोहित को अपने पिता की यह हालात छुपी नहीं थी। वह अपने पिताजी के हर पल पास में रहने की कोशिश करता, उन्हें सारी खुशियां देने की कोशिश करता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पापा ने कितने संघर्ष भरे जीवन को जीते हुए उन दोनों का पालन पोषण किया था। मोहित की पत्नी अब उस घर की मालकिन बन चुकी थी। मोहित के पिताजी की अब तबीयत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि वह इस उम्र में अपनी पत्नी की चिंता ज्यादा करते थे। उन्हें इस उम्र में छोड़ के जाने के बाद अंदर अंदर हमेशा दुख रहता था। उन्होंने अब अपने किराने की दुकान पर जाना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे उनकी दुकान बंद हो गई,
क्योंकि नौकरों के चक्कर में कब तक काम चलता है। आधा बेचते, आधा देते, आधा इधर का उधर। इसीलिए धीरे धीरे उनकी दुकान टूट चुकी थी। फिर भी मोहित इतना कमा लेता था कि उसके अभी परिवार में पैसों और घर चलाने की कमी नहीं थी। जब ससुर घर पे रहने लगे तो राधा को खटकने लगे। 24 घंटे ससुर को अपने घर में देखकर राधा उनके ऊपर चिढ़ने लगी। वही मोहित और उसके पिता का प्यार भी उससे देखा नहीं जाता था। मोहित ऑफिस से आते ही बैग रखता कि तुरंत पापा के कमरे में पहुंच जाता, उनसे बातें करता, उनका मन बहलाने की कोशिश करता। अब मोहित की माँ को गुजरे हुए 1 साल बीत चुका था। इसी बीच राधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची को गोद में उठाकर उसको अपने साथ रखकर मोहनलाल जी को बहुत खुशी मिलती। वह कहते भी कि बेटा तेरी माँ कहीं नहीं गई है, दूसरा जन्म लेकर हमारे ही घर में आ गई है। और उसके नक नक्श देखो अपनी दादी को ही गए हैं। मोहित भी कहता हाँ पापा, यह तो पूरी माँ के तरह ही दिखती है, देखना जब बड़ी हो जाएगी तो इसकी नाक आंख माँ के जैसे ही था। यह देखकर भी राधा को बहुत गुस्सा आता था कि अभी तक तो बाप बेटे की जोड़ी थी, अब मेरी बेटी को भी उसी में शामिल कर दिए। राधा बेटी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी अपने ससुर के ऊपर ही देती थी, क्योंकि उसे पता था कि ससुर घर के काम सब जानते हैं। जब सास व्हील चेयर पर थी तो वो खुद ही किया करते थे, इसीलिए वह बेटी का बहाना करके घर के कामों से आजादी पा लिया करती थी। धीरे धीरे अब मोहित के पिताजी की तबीयत खराब होने लगी थी, तो वह घर के कामों से पीछे हटने लगे थे। उन्होंने मोहित की पत्नी को 1-2 बार कहा भी कि बहू, मैं पूरी जिंदगी से घर के चूल्हा चौकी करते आया हूँ, अब तुम्हारे आने पर भी मैं करूँ, ये मुझसे नहीं हो पाता। हमारा परिवार ही कितना बड़ा है। ससुर के सीधे मुंह जवाब देने पर राधा को और भी गुस्सा आती। वह बच्ची को लेकर इधर उधर घुमाने लेकर चले जाते और कहते बहू, मैं जब तक मुन्नी को घुमाकर लाता हूँ, तुम घर के काम कर लो, मैं मुन्नी का ध्यान रख लूंगा। चलो बच्ची का तो ध्यान रख लेते थे, लेकिन घर का काम नहीं करते थे। इस बात पर राधा को बहुत गुस्सा आती थी। उसने अब अपने मन में ठान लिया था कि मैं इस बूढ़े ससुर को घर से निकाल कर ही रहूंगी। इसीलिए वह छोटी छोटी बातों पर जानबूझकर झगड़ा किया करती थी। एक दिन जब मोहित घर पर आया तो उसने देखा कि राधा तो घर में बिल्कुल तूफान मचा रखा है, बर्तनों को पटक रही थी, एक तरफ बच्ची को मारकर बिठाई हुई थी, वह रो रही थी। बच्ची को जब ससुर लेने आते थे तो उन्हें गोद में उठाने नहीं दे रही थी। खबरदार अगर मेरी बेटी को छुआ तो आपकी तो आदत हो गई है, बेटी को लेके बैठ जाना, आपने ही उसकी आदत बिगाड़ के रख दिया है। और उसने मोहित से कह दिया, मोहित, यदि तुम अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम नहीं छोड़ते तो मैं अपनी बच्ची को उठाकर चली जाऊंगी अपने मायके। अब मुझे तुम्हारे घर पर नहीं रहना। जब से इस घर में आई हूँ तो तुम्हारी अपाहिज माँ की सेवा करती रह गई, फिर उसके बाद तुम्हारे बूढ़े पिताजी की, वह भी दुकान छोड़कर अब घर पर रहने लगे। कौन 24 घंटे इन सब की सेवा करती रहे? क्या मैं इसी दिन के लिए तुमसे शादी की थी कि तुम्हारे घर पर नौकरानी बनकर पहले तुम्हारी माँ की सेवा करूं, फिर तुम्हारे बाप की सेवा करूं? और मैंने बच्ची जन्म दिया, वो तो मुझे है ही इसकी जिम्मेदारी। मोहित अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे राधा, तुम यह कैसी बातें करती हो? मेरी माँ की सेवा तुमने किया ही कहाँ है? तुम्हारे आने के बाद 4 महीने में ही मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। तुम्हें कौन सा सेवा करने का मौका दिया? यही बात मोहनलाल जी के दिल को कर बहुत ठेस पहुंचाई कि आज मेरी बहू ये कैसी बातें कर रही है। मैंने अपने पत्नी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं अपने जीते जी अपने पत्नी की पूरी सेवा किया, और यह बहू मेरे पत्नी के नाम पर भी रो रही है। उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि इस घर में अब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे रहने से मेरे बेटे की गृहस्थी उजड़ती है। अब मेरा क्या है, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है। मैं कहीं भी रहूं, पर मेरे बेटे की घर गृहस्थी तो आबाद रहनी चाहिए। इसीलिए जब एक दिन मोहित घर आया तो मोहनलाल जी
अपना सारा सामान पैक कर रहे थे। उनका बैग बंधा हुआ देखकर मोहित पूछा, पापा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, अब मेरा मन नहीं लगता इस घर में। मैं तो पहले ही चला जाना चाहता था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। तुम चलो मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दो, क्योंकि वहाँ मेरे उम्र के लोग रहेंगे। उनके साथ रहकर मैं अपना बाकी का जीवन गुजार लूंगा। मोहित यह सुनकर बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। नहीं पापा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैंने आपके अंदर माँ और पिता दोनों का प्यार पाया है। पापा, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। मोहनलाल जी ने भी कह दिया, बेटा तुझे मेरी कसम, अब तू ये आगे एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मेरा सामान उठा और चल मुझे वृद्धा आश्रम छोड़कर आ। पिता के इस तरह से कसम दे देने पर मोहित अब अपने पिता को मजबूरन छोड़कर वृद्धा आश्रम से घर वापस आ गया। जब वह घर आया तो अपने पिता के कमरे में गया। उनके बिस्तर, उनके कमरे में फूट फूट कर रोने लगा। पापा, क्यों कसम दे दी आपने? ऐसी क्या भूल हो गई थी जो आप छोड़कर चले गए? अब मैं आपके बिना इस घर में कैसे रहूंगा? वह तभी अपने पिताजी की तकिया को खींचता है कि उसके नीचे एक पत्र रखा रहता है। मोहित जल्दी से उस पत्र को खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है कि मेरे प्यारे बेटे मोहित, मुझे पता है कि जब तक तुम यह पत्र पाओगे तो मैं अनाथ आश्रम जा चुकी हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर आओगे तो मेरे कमरे में बैठकर रोओगे। तुमसे मेरा बड़ा लगाव है और तुम्हारा भी मुझसे लगाव है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें पिता बनकर नहीं, माँ बनकर ही पाला है। बेटा, मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिला पिलाकर बड़ा किया है। बेटा, मैं वृद्धा आश्रम नहीं आता तो तुम्हारी गृहस्थी उजड़ जाती। यदि तुम्हारी माँ जिंदा होती और मैं इस दुनिया से चला गया होता तो तुम्हारी गृहस्थी बचाने के लिए तुम्हारी माँ भी यही करती। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद बहू बहुत गुस्सा करती थी, झुझलाई सी रहती थी। जब से मैं दुकान छोड़कर घर पे रहने लगा था तो बहू को मेरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि अब मैं आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। बेटा, मेरे होते हुए बहू को कोई तकलीफ हो, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। बेटा, मैंने एक दिन तुम्हारी पत्नी को अपनी माँ से बात करते हुए सुन लिया था। अपनी माँ से बोल रही थी कि जब तक यह बुढ़ा इस घर से चला नहीं जाएगा तो मैं इस घर को नर्क बना दूंगी। बाप बेटे दोनों के चैन सुकून को छीन लूंगी। इस बुढ़े के रहते मोहित कभी मेरा हो ही नहीं सकता। जब देखो पापा पापा, छोटे बच्चे की तरह अपने पिता के पीछे लगा रहता है। वह अपनी माँ से इस तरह बहुत सारी बातें कर रही थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं बहू को आजादी दूंगा और यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, अब तुम रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम यह पत्र पढ़ते पढ़ते रोओगे और यह बात सुनकर अपनी पत्नी को डांटोगे। तो देखो, अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं कहोगे और अपना ध्यान रखोगे। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, मुन्नी का खास तौर से ध्यान रखना। तुम्हारा पिता। मोहित अपने पिता का यह पत्र पढ़ते पढ़ते बहुत रोया। उसका मन लग नहीं रहा था। उसे उसके पिता की कसम ने उसके कदमों को रोक दिया था। बेबस और लाचार की तरह वह उस घर में जिए जा रहा था। आज उसके पिताजी को गए हुए 1.5 साल हो गया था। इन 1.5 सालों में वह अपने पिता के पत्र को ना जाने कितनी बार निकाल निकाल कर पढ़ा और उसे पढ़ते हुए रोता। उसकी आंखों से इतने आंसू टपकते थे कि अब उस पत्र के आधे शब्द जो थे भीग कर मिट चुके थे। उसकी पत्नी भी अपने पति को जब भी लेटर पढ़ता हुआ देख तो वह कहती कि यह बुढ़ा ससुर घर छोड़कर तो चला गया है, फिर भी अपने बेटे के दिल पर जादू कर गया है कि ये उसे भूलते ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह ही मोहित पत्र को पढ़ रहा था। फिर वह अचानक से आंसू पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ और पत्र को मोड़ कर अलमारी में रख दिया। तैयार होकर बाहर निकला और बोला, राधा, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। राधा बोलती रह गई, अरे सुनो, नाश्ता कर लो। सुबह सुबह खाली पेट जाओगे। तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं नहीं करूँगा। आज मोहित को
उसकी पत्नी और उसकी बच्ची की मोह माया भी नहीं रोक पाई। वह अपने पिताजी से मिलने वृद्धा आश्रम पहुंच गया। दोपहर को जब वह पहुंचा तो वहां के मैनेजर से उसने कहा कि मुझे मेरे पिता मोहन लाल जी से मिलना है। एक वहां का कर्मचारी ले जाकर मोहित को मोहन लाल जी के कमरे में छोड़ दिया। मोहन लाल जी अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को बिठाए हुए थे। यह देखकर मोहित आश्चर्य में था। से बोल पड़ा, पापा यह किसके बच्चे हैं? मोहन लाल जी जब किसी की आवाज सुने तो सामने देखे उनका बेटा मोहित खड़ा था। वह उठकर मोहित को गले लगा लिए। बेटा तू मुझसे मिलने आ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे। मोहन लाल जी ने कहा, लो चॉकलेट ले लो और अब चले जाओ। बच्चे चले गए। मोहन लाल जी अपने ही बेड पर अपने बेटे मोहित को बिठाकर उससे पूछने लगे, अकेले आया है बेटा? मुन्नी को नहीं लाया? मेरी बहू को नहीं लाया? घर में सब कैसे हैं? मोहित बोला, सब ठीक है पापा, सब अच्छे हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या मुन्नी अब चलने लगी है? मुन्नी बातें करने लगी है? हाँ पापा, अब मुन्नी बातें भी करती है और मुन्नी चलने भी लगी है। मोहन लाल जी की आंखों में एक लालसा भरी आशा थी कि शायद वह अपने पोती को देख पाते। फिर मोहित ने पूछा, पापा यह बच्चे किसके हैं? मोहन लाल जी ने बताया, यहाँ पर छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम भी है और यह छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं। कभी कभी मैं भी अनाथ आश्रम में जाता हूँ। वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम का ग्राउंड एक ही है। इन बच्चों को मैं देखकर अपनी प्यारी मुन्नी को याद कर लेता हूँ और फिर इन्हीं के साथ खेलकर मुझे लगता है कि मेरी मुन्नी मिल गई है। मोहित समझ रहा था कि पापा अपनी पोती को कितना याद कर रहे। मोहन लाल जी ने कहा, बेटा रुक, मैं अलमारी से कुछ खाने को निकाल कर देता हूँ। लेकिन मोहित ने मना कर दिया, पापा मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं आपसे बातें करूंगा। मोहित ने अपने पापा से ढेर सारी बातें की और फिर वह अपने पापा की गोद में सिर रखकर बोला, पापा आप मेरे बालों में जब मालिश करते थे तो मैं आपके गोद में ऐसे ही सिर रखता था। पापा आपने तो माँ की कमी कभी होने नहीं दिया। मोहित की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मोहित कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए मोहन लाल जी ने खुद को संभालते हुए टाइट होकर बोले, बेटा मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, तुम इस तरह से आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम क्यों कमजोर पड़ रहे हो? चलो अपने आंसू पोंछो। मोहित आज अपने पिता से बातें करते करते समय भूल चुका था। जब उसने देखा तो काफी देर हो चुकी थी। वह बोला, पापा मैं जा रहा हूँ, फिर मैं जल्दी ही मिलने आऊंगा। बेटे की जाने की बात सुनकर मोहन लाल जी का कलेजा धक से हो गया। लेकिन जाना तो था ही। क्या बेटा आश्रम में पिता के साथ थोड़ी रह सकता था? उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने बेटे को विदा कर दिया। मोहित वहां से निकला तो उसका पूरा दिल बोझिल था, पैर भारी था। अपने पिता को छोड़कर उसका जाने का मन नहीं था। वह वृद्धा आश्रम से बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलते चलते जाता है। फिर उसे एक पार्क दिखाई देता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका मन बिल्कुल घर जाने को नहीं था। इसीलिए वह पार्क में जाकर बैठ जाता है। पार्क में वह क्या देखता है कि छोटे बच्चे खेल रहे थे और वहीं उनके पिता साथ में एक अपने बच्चे को लेकर उसे झूला झूला रहे थे। कभी वह बच्चा झूला झूलने की जिद करता था तो कभी वह बच्चा दूसरे खिलौने में चढ़ने की। बार बार उस गंदे और मैले कपड़े पहने हुए बच्चे को उठाकर उसके पिता उसकी इच्छा पूरी करते और जितनी बार उसको धूल मिट्टी लग जाती उतनी बार उसके कपड़े को हाथ से साफ करते। यह दृश्य देखकर मोहित अपने पिता के पिछली यादों में खो गया। किस तरह से उसके पिता अपने बच्चों के कपड़े धोया करते थे, किस तरह से मोहित को तैयार करते थे, मोहित को गोद में लेकर घुमाने जाते थे। वह भी अपने पापा के साथ ऐसे ही पार्क में जाया करता था। आज वह इस दृश्य को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने आप से पूछा कि यह कैसी दशा है? मैं अपने पिता को अपने घर में नहीं रख सकता। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है, सारी चीजें तो अपनी जगह पर है, सूर्य चंद्रमा तारे,
सब अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे गृहस्थी में, मेरे जीवन में मेरे पिता को क्यों निकाल दिया भगवान? मेरे पिता मुझे छोड़कर क्यों वृद्धा आश्रम चले गए? क्या मेरे शादी करने का यही परिणाम था? अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ही नहीं करता, अपने पापा के साथ ऐसे ही जीवन गुजारता। उसने अब मन में ठान लिया था कि मैं अपने पापा को अब इस वृद्धा आश्रम में नहीं रहने दूंगा। चाहे मेरी पत्नी घर छोड़कर जाए या रहे, उसकी जिद के आगे अब मैं नहीं झुकूंगा। उसे मेरे घर के नियमों को मानना ही होगा, यदि वह मेरे घर में रहना चाहती है तो। उसने अपने आप में ठान लिया और पहुंच गया वृद्धा आश्रम में। जब वह वृद्धा आश्रम में अपने पिता की गेट पर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा तो पहले से ही आकर बैठी थी। वह सुनने लगा कि यह मेरे पापा से क्या कह रही है। उसने सुना, राधा कह रही थी, पिताजी माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही थी जो मैंने आपको घर से निकाल दिया। जब से आप घर से आए हो, मोहित उस घर में कभी खुश नहीं रही। मैंने तो सोचा था कि आप वृद्धा आश्रम चले जाएंगे तो मैं और मोहित और मेरी बच्ची बहुत खुश रहेंगे, घूमने जाएंगे, मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके जाने के बाद घर की सारी खुशियां चली जाएंगी। आपके आने के बाद मोहित ने एक दिन हम सबसे हंसकर बात नहीं किया, हमेशा बुझे बुझे से रहते हैं और आपके पत्र को निकालकर पढ़ते रहते हैं, रोते रहते हैं। अगर यही मुझे पता होता कि आपके साथ साथ मेरे घर की खुशियां चली जाएंगी। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। आप पहले मुन्नी को लेकर घुमाने लेकर जाते थे तो मैं घर के सारे काम कर लिया करती थी। लेकिन पापा, जब से आप गए हो तो मैं मुन्नी को संभाल कर घर के कामों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब आप वापस घर चलिए। उस घर में आपकी बहुत जरूरत है। आपके बिना वह घर अधूरा है। मेरे लिए नहीं तो अपनी पोती के लिए चलिए। आपके आने के बाद वह बहुत रोती रहती थी और आपको ही ढूंढती थी। उसको आपकी आदत सी हो गई थी। वह आपके साथ सोती थी। मेरे साथ सोते सोते भी रात को उठकर रोने लगती थी। सारी रात में उठ उठकर उसे चुप करवाती और अपने आप में ही कोसती रहती कि मैंने अपने ससुर को क्यों घर से निकाल दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर यह कह रही थी, फिर वह अपने ससुर के पैरों में गिर पड़ती है। तभी मोहित कमरे में पहुंच जाता है। मोहित को देखकर राधा चौंक जाती है। तुम तुम तो चले गए थे, बाबूजी ने यही बताया। नहीं राधा, नहीं राधा, मेरे कदम घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। मैं निकला तो घर जाने के लिए ही था, पर यहीं पास के गार्डन में बैठ गया। मैं पापा को छोड़कर कैसे घर आ सकता, मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं वापिस आ गया। तुम जाओ जल्दी, पापा के सामान पैक करो और हम सब साथ में ही घर चलेंगे। यह मोहनलाल जी दृश्य देखकर अंदर से गदगद हो गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मोहित अपने पिता के गले लग गया। राधा कहती है, यह रोने का समय नहीं है, चलिए घर भी जल्दी चलना है। मोहनलाल जी अपनी बहू की तरफ देखे। उसने खूब रोया था, माफी मांगा था। वह उसे अब माफ कर दिए और वहां से अपने बहू बेटे के साथ घर आ गए। मोहनलाल जी अब अपनी पोती के साथ अपना पूरा समय गुजारते और बहू के बिना बोले ही जितनी उनकी क्षमता थी उतना घर के कामों में भी हाथ बटा दिया करते थे। वैसे अब राधा बाबूजी को हमेशा ही कहती रहती कि आप मुन्नी के साथ खेलिए, उसका ध्यान रखिए, घर का काम तो मैं कर लूंगी। दोस्तों, देर सही लेकिन घर में खुशियां तो आ गई। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या बाबूजी अपनी बहू को माफ करके अच्छा किए या गलत, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।